हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने स्पीड फार्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। आज आप लोग को 27 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स बताएंगे। इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेज सब कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है, आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिसमें आपको कई सारे जानकारी जो है नए मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का। कि देखिए, हाल ही में लद्दाख में कितने नए जिलों के निर्माण की घोषणा की गई है। तो विकल्प में है 2, 4, 5, 7। तो सही उत्तर आपका रहेगा 5। गृह मंत्रालय द्वारा, होम मिनिस्ट्री द्वारा गृह मंत्रालय, अब आप ये जानिएगा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में गृह मंत्रालय, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अगर जिलों की घोषणा करना है तो गृह मंत्रालय करता है। तो ये लद्दाख है। लद्दाख में पहले केवल 2 जिला था, एक था लेह और एक था कारगिल। अब जो है 5 नए जिलों की जो है बनाने के लिए घोषणा किया गया है। और 5 जिले कौन से हैं? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। जो ये 5 जिले जो है घोषणा किया गया है गृह मंत्रालय द्वारा। तो अब जो है लद्दाख में कितने जिले हो जाएंगे? 7 जिले हो जाएंगे। आपसे बता दिए, पहले जो है लेह और कारगिल नामक जो 2 जिले थे। तो ये देखिएगा, मैप में देख लीजिए, ये पहले लेह और कारगिल 2 जिले थे। अब जो है इसको 5 जिले और जोड़ करके 7 जिला बना गया है। तो इससे जो है इतने बड़े बड़े जिले थे, इसलिए जो प्रशासन का वहां पहुंचना उतना आसान नहीं था। तो अब जो है छोटे जिले रहेंगे, प्रशासन रहेगा, तो वहां जो है उसका विकास है, हर जिले का विकास अच्छे से होगा। इसलिए जो है इसको 5 और जिलों को जोड़ने के लिए गठन करने के लिए कहा गया है, घोषणा किया गया है। तो अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज में आया था कि लद्दाख में सब सड़क पे उतर गए थे कि वहां जो है विकास नहीं हो रहा, वहां जो है और कुछ मांगे कर रहे थे। तो इसके वजह से बहुत हमेशा न्यूज में रहता था, इसलिए लद्दाख में जो है 5 और जिलों के लिए घोषणा किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ये देखिएगा, कारगिल है और ये लेह है। अब इसमें 7 जिले और 5 जिले और बन जाएंगे, टोटल जिले कितने हो जाएंगे? 7 जिले हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप ये कमेंट करके बताइएगा कि जो है लद्दाख को और इसको जम्मू कश्मीर को कब अलग किया गया था और कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। आपको कई बार बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? विकल्प में है भोपाल, दिल्ली, जलगांव, मुंबई। तो सही उत्तर आपका है जलगांव। ये महाराष्ट्र का एक जिला है जलगांव। वहां जो है पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, वहां सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पीएम मोदी ने जो है 11 लाख लखपत दीदी को जो है प्रमाण पत्र बांटे हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और लखपति दीदी योजना क्या है? तो योजना ये है कि लखपति दीदी योजना के तहत सरकार पात्र महिलाओं को जो है 1 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देती है, जिससे वो जो अपना विकास कर सके, तो अपना और अपने समाज का। और इसमें यह है कि योजना का अगर लाभ लेना है आपको, तो उस महिला को जो है स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1 से 5 लाख तक का उसको जो है मुफ्त में जो है ब्याज उस पे नहीं लगेगा, ब्याज मुक्त लोन मिलता है। तो उससे जो है कोई अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर सकती हैं। तो इस वजह से ये जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो महिलाओं के विकास के लिए ये सरकार ने जो है कदम उठाया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसे आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक, एडिशनल महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो विकल्प में है संजीव रैना, यम सुरेश, अरविंद शुक्ला, मयंक चोपड़ा। तो सही उत्तर आपका रहेगा संजीव रैना। संजीव रैना को जो है आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है आईटीबीपी किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो आईटीबीपी आप देखेंगे तो गृह मंत्रालय के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये कार्य करता है। जब इंडो साइनो वार हुआ था 1962 में, जिसे भारत चीन युद्ध कहते हैं, तो वहां जो है उसके बाद से आईटीबीपी का गठन किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये चीन के बॉर्डर पर, भारत और चीन के बॉर्डर पर जो है
रक्षा करता है, सुरक्षा करता है देश की, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये है जो है संजीव रैना, इनको अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू करने की घोषणा की है? तो विकल्प में है नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, यूके। तो सही उत्तर आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ये घोषणा किया है कि राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? राइट टू डिस्कनेक्ट कानून का मतलब यह है कि हम सब जानते हैं कि जो जितने भी हमारे सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी हैं, उनको जो है कई बार अपने समय के पूरा होने के बाद, मान लीजिए उनका वर्किंग आवर 8 घंटा है, वैसे जनरली 8 आवर्स ही होता है, तो 8 घंटा है, उसके बाद भी उनको जो है कार्य करना पड़ता है। 8 घंटे के बाद जो है उनका जो बॉस होता है, उनका जो मालिक होता है, वो कहता है नहीं 4 घंटे आपको आज जो है एम्प्लॉय कम है, ये है वो है करके जो है 4 घंटे अतिरिक्त या और उससे ज्यादा काम करवा लेता है। तो भले से वो जो है एडिशनल पैसा दे रहा है, लेकिन उसकी मन के विपरीत जाकर के वो जो है काम करवा लेता है कि आज जो है आपको करना पड़ेगा, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो इसके वजह से जो है यहाँ ये कहा गया कि जो ये बॉस होता है या जो उनका निर्धारित समय है, वर्किंग आवर से जो निर्धारित, उसके अतिरिक्त जब ये काम कराएगा तो वो अगर वो चाहे एम्प्लॉय तो उसको जो है इग्नोर कर सकता है, यानी वहां से वो अपना काम छोड़ करके जा सकता है, उसको कुछ कार्रवाई उसमें नहीं कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज मतलब हर जगह ये हमको लगता है लागू होना चाहिए। अपने देश की बात करते हैं, भारत की। भारत में रेलवे की स्थिति हम बता रहे हैं। रेलवे में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ड्राइवर है, उसकी 8 घंटे की ड्यूटी है, रेलवे के ड्राइवर जिसको पायलट कहते हैं। अब वहां जो है वो 8 घंटे की ड्यूटी किया, अगला स्टेशन पे उसको मान लीजिए उतरना है, वहां अगर ड्राइवर नहीं मिला, वहां जो अगर वो समय से अगला ड्राइवर नहीं आया तो उसको कहेंगे अगला स्टेशन पे आप जो है कहीं बड़ी स्टेशन पे जाके आपको वहां तक और गाड़ी ले जाना पड़ेगा, मजबूरन आपको गाड़ी ले जाना पड़ेगा। अब ये सोचिए, मान लीजिए कि इसका जो है नींद नहीं पूरा है, इसको 4 घंटा 5 घंटा और चलवाओगे बिना मन के, तो इस हालत में इसकी क्या कंडीशन होगी? ऐसे स्थान पे जो है एक्सीडेंट होने के काफी चांसेस हो जाते हैं। और ऐसे कई सारे रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ड्राइवर के नींद के कारण जो है एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरह से जो है बिना मन के और टाइम पूरा हो जाने के बाद भी जो है उससे काम कराया जाता है, इसलिए जो है कई सारी घटनाएं घटती हैं। तो ये जो है सही निर्णय है कि राइट टू डिस्कनेक्ट जो है कानून हमको लगता है हर देश में लाना चाहिए कि अगर उसका कोई भी एम्प्लॉय है, उसका मन नहीं कर रहा है, उसका वर्किंग आवर मान लीजिए जितना है उतना पूरा हो गया, तो उसके अतिरिक्त आप काहे काम करा रहे हैं उससे? तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पर्पज से। यानी जो है कोई भी अपना 8 घंटे जो भी निर्धारित टाइम है उससे जो है अधिक काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। ऐसे भारत में भी लागू कर दिया जाना चाहिए हमारे समझ से कि जो है अगर उसकी मन कर रहा है तो आप उसको रख सकते हैं, नहीं मन कर रहा तो जबरदस्ती आप उसको उस काम के लिए जो निर्धारित टाइम है उससे अधिक नहीं रख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सरकार किया है? तो ऑस्ट्रेलिया सरकार। वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलता रहे, और अपने दोस्तों तक भी इसके पहुंचा दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किसे 5 साल के लिए पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है या किया है? तो विकल्प में है आदित्य बिड़ला, अनिल अंबानी, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा। तो सही उत्तर आपका रहेगा अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी है, इनको जो है सेबी ने कैपिटल मार्केट से यानी पूंजी बाजार से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इनको जो है सेबी संबंधित जो नियम होते हैं उसको फॉलो न करने के कारण, जो है नियम कानून के फॉलो न करने के कारण ये इनका डिसीजन लिया गया है कि उन्हें 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सेबी के बारे में आप जान लीजिए। सेबी जो 1988 में गठित किया गया था, ये भारत में प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड। और इसका स्थापना देखेंगे तो 1988 में हुआ था।
1988 में ऐसे कर दिया गया था नॉर्मली, लेकिन 1992 में एक सेबी अधिनियम आया था, 1992 सेबी एक्ट 1992, उसके तहत इसको वैधानिक लीगल दर्जा दिया गया था। तो इसका वैधानिक मतलब यह होता है कि संसद में उसको कानून बना करके पास कर दिया जाता है, तो वो लीगल का दर्जा, वैधानिक दर्जा पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि 1992 में इसे वैधानिक दर्जा मिला और 1988 में यह स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो कहाँ है, मुंबई में है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेबी की चीफ इस समय कौन है, एक लेडी है, काफी अभी कुछ दिन पहले ही काफी न्यूज में थी, आप कमेंट करके बताइएगा उनका नाम। और ये देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये कुर्ला में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में। और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू नाम से किस राज्य में आदिवासी म्यूजियम स्थापित किया गया है। तो कानू नाम से आपसे कई सारे क्वेश्चन इससे जो है बदल के पूछा जा सकता है कि किस राज्य में जो है, कोई राज्य दे देगा कि इस राज्य में किस नाम से जो है आदिवासी म्यूजियम स्थापित किया गया है। तो कानू नाम से किया गया है और किस राज्य में किया गया है, तो कर्नाटक में ये जो है किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कर्नाटक में। तो कर्नाटक के जो है बीआर हिल्स है, बीआर हिल्स यानी पहाड़िया, वहां आदिवासी स्वास्थ्य संसाधन केंद्र है, उसमें जो है ये इसका आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ किया गया है। ये जो है कानू मतलब होता है सदाबहार जंगल, यानी हरा भरा जंगल हमेशा। इस नाम से जो है कानू नाम से आदिवासी भाषा में इसे, आदिवासी लैंग्वेज में इसे सदाबहार जंगल या सदाबहार वन कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किस नाम से किया है, कानू नाम से किया है। कौन सा सरकार किया है, कर्नाटक सरकार। ये कैसे कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो है आदिवासी का प्रथम म्यूजियम है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ जो है उनसे आदिवासियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी, उनके कल्चर से, उनके रहन सहन से, उनके भाषा से, बोली से, धर्म से, सबके बारे में पूरा जानकारी आपको दिया जाएगा। मतलब वहाँ मिल सकता है, तो कोई भी जा करके वो देख सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस जिसे कह रहे हैं को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो विकल्प में हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उड़ीसा। सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जो है यूपीएस को लागू किया जाएगा। यानी जिस दिन केंद्र सरकार ने घोषणा किया उसके अगले दिन ही महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा कर दिया कि हम जो है राज्य में यूपीएस स्कीम जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमेशा आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि जब आप देखे होंगे, जब आपका जीएसटी आया था तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कब लाया गया, कब नहीं लाया गया, कौन सा राज्य प्रथम कौन सा राज्य था जिसने इसको अपनाया। तो इस तरह से जब कोई क्वेश्चन होता है कि प्रथम राज्य कौन है अपनाने वाला, तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है इसको यूपीएस को लागू करने के लिए कहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम आपको यूपीएस के बारे में अगला क्वेश्चन यूपीएस से ही संबंधित है, तो उसको क्वेश्चन को बताने के बाद पूरा आपका ये हम यूपीएस के बारे में बता देते हैं। देखिएगा अगला है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस है, कब से लागू की जाएगी ये कहा गया है। तो कब से लागू किया जाएगा, विकल्प में 1 अप्रैल 2025, 1 जनवरी 2025, 1 अप्रैल 2026, 1 जून 2025। तो सही उत्तर आपका रहेगा 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने कहा है कि यूपीएस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपीएस के बारे में जानिए कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम के जगह के स्थान पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का ऐलान किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है एनपीएस के स्थान पे इसको किया है, न्यू पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम की जगह पे। और इस स्कीम से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। राज्य अगर इसको लागू, सभी राज्य इसको लागू कर देते हैं तो बहुत कर्मचारियों को, राज्य के लगभग करोड़ों कर्मचारियों का फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर खाली केंद्र सरकार इसे लागू करता है तो लगभग 23 लाख कर्मचारियों को जो है इससे फायदा होगा। और ये जो है
2004 के बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को भी इस पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 2004 के बाद जितने भी रिटायर हुए हैं उनको भी ये फायदा मिलेगा। और यूपीएस के तहत जो है कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। ये आप जान ही रहे हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम वही है, पेंशन दिया जाएगा सुनिश्चित, जितना निश्चित रहेगा उसमें सरकार कंडीशन लगाया कि इस कंडीशन में आप इतना पा सकते हैं। और यूपीएस जो है, यूपीएस के तहत अगर किसी ने 25 साल काम किया है तो उसे पेंशन मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर 25 साल किसी ने काम किया है तो उसको जो है पेंशन मिलेगा। और पेंशन की रकम जो है रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के जो एवरेज होता है बेसिक पे का 50% होगा। तो अगर आप जिस साल रिटायर हो रहे हैं उस साल मतलब 12 महीना मान लीजिए, उसके पहले 12 महीना का जो एवरेज पे होगा बेसिक पे, एवरेज बेसिक पे उसका 50% मानी आधा उसका जो है आपको दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आपका एवरेज 2 लाख निकल रहा है पूरा 12 महीने का, तो उसका आधा जो है यानी 1 लाख रुपया आपको पेंशन दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी बेसिक जो 12 महीने का एवरेज बेसिक पे है उसका आधा, यानी अगर मान लीजिए वो 2 लाख, वही चीज बताएं कि 2 लाख हो रहा तो उसका आधा 1 लाख रुपया आपको पेंशन दिया जाएगा। अगला इसी में अगला पॉइंट देखिएगा कि अगर किसी ने 25 साल से कम लेकिन 10 साल से ज्यादा काम किया है तो भी उसे पेंशन मिलेगा, लेकिन रकम कम होगा। यानी ये आप सिर्फ नहीं कह सकते कि केवल 25 साल अगर वो काम किया है यानी सरकारी जॉब किया है तो पेंशन मिलेगा। वो 10 साल से जो है ज्यादा किया होगा तब भी मिलेगा, लेकिन वो राशि जो है पेंशन जो मिलेगा, पेंशन राशि वो कम होगा। और अगला इसमें पॉइंट है कि यूपीएस एश्योर्ड फैमिली पेंशन की सुविधा देता है, यानी कर्मचारियों की मृत्यु के समय उसकी जो है पेंशन वो मिलेगा। अगर कर्मचारी को मृत्यु हो गया तो उसके जो डिपेंडेंट फैमिली है उसको पेंशन मिलेगा, और पेंशन की राशि कितनी होगी 60% होगा। यानी अगर वो जिंदा होता तो उसको जो है मान लीजिए 1 लाख रुपया मिलता, 1 लाख रुपया, लेकिन अगर वो उसका टच कर गया है, मर गया है, तो उसे 60% यानी 60,000 रुपया उसके डिपेंडेंट जो फैमिली होता है उसको मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डिपेंडेंट फैमिली को कितने मिलेगा, तो 60,000 रुपया जो है उसको मिलेगा पेंशन के रूप में, यानी 60% जो है डिपेंडेंट फैमिली को मिलेगा। उसको जो है 100% मिलता, लेकिन जो फैमिली है उसको जो है 60% ही केवल दिया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और यूपीएस में जो बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होगा, मानी जो कर्मचारी है उसका 10% हिस्सा अपने आप से कंट्रीब्यूट करेगा, और सरकार जो अपनी तरफ से कर्मचारी के बेसिक सैलरी का 18.5% जो है कंट्रीब्यूट करेगा। तो कुल मिला करके जो है ये 10% अपना और 18.5% सरकार के द्वारा कंट्रीब्यूट करके उसको जो है पेंशन दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें 3-4 पॉइंट है कि ये इतना परसेंट जो है सरकार देने के लिए कह रहे कंट्रीब्यूट करने के लिए, इतना आपको करना पड़ेगा। 60% डिपेंडेंट फैमिली को जो है वो पेंशन मिलेगा अगर उसका डेथ कर जाता है, और ये 25 साल से कम वाले को नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा भी तो उसको कम मिलेगा। 25 साल से जो ऊपर काम किया उसको पूरा फुल मिलेगा। और ये चीज जो है 3-4 चीजें आपको बेसिक जो बेसिक पे का है, एवरेज बेसिक पे का, उसका 50% ही जो है उसको पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। ये सब क्वेश्चन जो है कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। अब देखिए कौन से राज्य इसको लागू करते हैं, कौन से राज्य नहीं लागू करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स प्रोजेक्ट का अनावरण किया। तो विकल्प में डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। तो सही उत्तर आपका रहेगा डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन यानी डेनमार्क सरकार ने भारत के साथ मिलकर के ये वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना को शुरू किया है। कोपेनहेगन है इसकी राजधानी। इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका शुरुआत जो है वाराणसी की सहायक नदी है, वाराणसी में ही गंगा की सहायक नदी है, वाराणसी में वरुणा, सुने होंगे नाम आप। तो वरुणा पे ये काम जो है उसके वरुणा नदी के पुनरुद्धार का काम यहीं से शुरू किया जाएगा, इस योजना का शुरुआत। तो वाराणसी में जो है वरुणा नदी पर ये किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, डेनमार्क सरकार याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ पावेल दुरोव
को पेरिस में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो विकल्प में टेलीग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, फ्लिपकार्ट। तो सही उत्तर आपका रहेगा टेलीग्राम। आप सब लोग इसको जान रहे होंगे कि टेलीग्राम के सीईओ को पेरिस में के हवाई अड्डे पर जो है जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया। उनको कुछ नियम कानून ना फॉलो करने के कारण से गिरफ्तार किया गया है। और टेलीग्राम जान ही रहे हैं, इस तरह का ऐप है कि उस पे टेलीग्राम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे जो वीडियो डाल सकते हैं, चाहे जो शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस कारण से जो है पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है कई जगह इससे संबंधित विवाद हमेशा खड़े होते रहते हैं। भारत सरकार, ये न्यूज में आ रहा है कि भारत सरकार भी जो है बैन करेगी, टेलीग्राम को बैन करेगी। टेलीग्राम पे जो है इतनी सामग्री, इतने गलत सामग्री भी आप डाल सकते हैं, कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए जो है सरकार, हर देश की सरकार जो है चाहती होगी कि टेलीग्राम को बैन कर दिया जाएगा। हालांकि टेलीग्राम के अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। अगर आपको कोई भी शेयर करना है, कोई भी वीडियो, कोई भी कंटेंट, इमेज और चैटिंग करना है, तो हर मामले में जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बशर्ते कि हमारे समझ से कि इसका रूल और इसको जो है रूल और रेगुलेशन कुछ बनाना चाहिए कि इस तरह के कंटेंट जो है इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकता है। तो ये जो है हमको लगता है टेलीग्राम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो लेकिन जो है इसका रूल और रेगुलेशन कुछ नहीं है, इसलिए जो है हर देश इसका विरोध करते हैं। इसमें इतने गलत सामग्री आप पढ़े हैं टेलीग्राम पर कि जो है इसलिए इसका जो है बहुत नाम खराब होता है। तो हमारे समझ से इस पे जो है रूल और रेगुलेशन ला करके जो इसको फिर से जारी रखना चाहिए। अगला फिर देखिएगा कि हाल ही में आर श्रीधर किस देश के सहायक कोच नियुक्त हुए हैं। तो विकल्प में है नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये श्रीधर है, आर श्रीधर देख लीजिए। तो इनको जो है अफगानिस्तान का जो है सहायक कोच नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। आप कमेंट करके बताइए, अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है या जो है किसी सागर से सीमा टच करता है। ये देखिए अफगानिस्तान। और भारत के किस राज्य से जो है सीमा टच करता है, तो आप जम्मू कश्मीर मत लगाइएगा कभी भी। ये जो है भारत के लद्दाख से जो है सीमा टच करता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम लोग हमेशा यही पढ़े हैं कि जो है जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है, लेकिन नहीं, ये लद्दाख से अब सीमा साझा करता है। जब से 2019 में जब से जो है JNK, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में, तब से तो ये जो है लद्दाख में लगभग 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये अफगानिस्तान जो है लैंडलॉक कंट्री है, यानी ये जो है सीमा, ये सागर से सीमा नहीं टच करता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।